औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 फाइनल टर्म सीरीज़ का 4th लेक्चर है, थ्योरी ऑफ स्टांस टेकिंग। अच्छा, ये जो चैप्टर्स आजकल हम पढ़ रहे हैं इसी में से आपका क्विज़ 4 आना है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको भी आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टांस टेकिंग। स्टांस होता क्या है? स्टांस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में राय देना, वैल्यू असाइन करना या अलाइनमेंट दिखाना, मतलब किसी बात को सपोर्ट या अपोज करना। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं। जब हम बोलते या लिखते हैं ना, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने जज्बात, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी ओपिनियंस होती हैं उस चीज़ के बारे में, और या हम जजमेंट एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम कहते हैं कि किसी लीडर के बारे में हम कहते हैं कि ये एक अच्छा लीडर है और ये हमेशा आवाम की सुनता है, तो इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो बेसिकली पॉजिटिव स्टांस ले रहा है लीडर के लिए। तो इस तरह से जब कुछ भी हम बोलते या लिखते हैं ना, तो उसमें हमारी बिलीव्स होते हैं, हमारी उस चीज़ के बारे में फीलिंग्स होती हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट important थिंग वी डू with words is take a stance. Stance has a power to assign value to object of interest, to position social actors with respect to those object, to calibrate alignment between stance taker, and to invoke a presupposed system of socio-cultural values. अच्छा जी, एक और बात जो स्टांस के हवाले से आपने याद रखनी है कि स्टांस का एम क्या होता है। ऐसा हम यानी कि क्यों करते हैं, स्टांस क्यों लेते हैं? किसी शख्स या चीज़ के बारे में ना एवोल्यूशन दिखाना उसका मकसद हो सकता है, या हम जिससे बात कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करना हमारा पर्पस हो सकता है, या सोशल कल्चरल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू स्टांस। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो पेपर से आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो है कंपोनेंट ऑफ स्टांस। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है ये आपने याद रखने हैं। स्टांस टेकर। अच्छा, स्टांस टेकर बेसिकली होता कौन है? वो शख्स जो अपनी राय दे रहा होता है। ठीक है, जब आप कहते हैं कि ये एक अच्छा लीडर है, तो जो बंदा बोल रहा है ना, वो अब यहाँ पे स्टांस टेकर है। आगे है स्टांस ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ के बारे में बोल रहा है, यानी ये एक अच्छा लीडर है, तो किसी लीडर को यहाँ पे हम जजमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं, तो लीडर जो है वो स्टांस ऑब्जेक्ट है। किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है। रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि लैंग्वेज टूल्स जो स्टांस शो करते हैं। ठीक है, इसमें फिर यानी डिफरेंट एवोल्यूशन लैंग्वेज आ जाते हैं, जैसे ग्रेट, टेरिबल, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। मॉडल वर्ड्स भी आ सकते हैं, मे, मस्ट, कैन। अच्छा, मे और मस्ट की पहले मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर कोई लीडर कहता है कि हम कोशिश करेंगे ये काम करने की, तो इन ये जो अल्फाज वो यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं रिसोर्सेज। टाइपोग्राफी, जो कोई भी ना इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना हो। अच्छा, एड्रेसेस। एड्रेसेस का क्या मतलब है कि वो लोग जो ये स्टांस सुन रहे होते हैं या ऐसे सीख रहे होते हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट करते हैं, जो व्यूअर्स होंगे, जिस तरह अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ यानी अपनी राय का इजहार करते हैं, तो इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होंगे उनको यहाँ पे एड्रेसेस का नाम दिया गया है। एड्रेसी यानी जिनसे मुखातिब हो जा रहा है। To frame a theory of stance means to provide a general account of the mode of production of any stance and of its interpretation in a context of interaction. अच्छा, ये जो थ्योरी ऑफ स्टांस है ना, तो ये कहती है कि किसी भी स्टांस का जो एनालिसिस होता है ये तभी कंप्लीट होता है जब उसका कॉन्टेक्स्ट समझा जाए और जो इंटरेक्शन का अंदाज है ना उसको देखा जाए। यानी ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है और ये किस जगह पे हो रही है। यानी इंस्टाग्राम में अपनी राय का इजहार आप डिफरेंट तरीके से करेंगे, इनफॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप ट्विटर या लिंक्डइन या किसी और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे करेंगे, या अगर कोई पोलिटिकल लीडर आवाम के सामने करेगा, तो वो उसी बात को डिफरेंट तरीके से करेगा। तो आपने कॉन्टेक्स्ट और जो इंटरेक्शन का अंदाज है उसको देखना होता है। स्टांस टेकर्स। अच्छा, स्टांस टेकर्स का ये मतलब होता है कि सोशल मीडिया पर ना मल्टीपल स्टांस टेकर हो सकते हैं और हर किसी का, हर यूज़र का अपना ओपिनियन होता है। फोटोग्राफर एज ए स्टांस टेकर। डिफरेंट पॉसिबल पार्टिसिपेशन रोल्स, टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस टैग्स टू एक्सप्रेस। यानी फोटोग्राफर जो होते हैं वो अपनी जो राय होती है उसका डिफरेंट तरीके से इजहार कर रहे होते हैं, टाइटल के ज़रिए, डिस्क्रिप्शन के ज़रिए, टैग्स के ज़रिए। इसी तरह से जो व्यूअर्स होते हैं, अगर आप उनको एज अ स्टांस टेकर लें, तो वो कमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए, लाइक्स कर रहे होते हैं। इसी तरह से इमोजीज जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनसे। स्टांस रिसोर्सेज। अब स्टांस रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? अच्छा, स्टांस रिसोर्सेज का मतलब होता है लैंग्वेज टूल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, और आगे यहाँ पे इन्होंने यही सारा इसके बारे में बताया हुआ है। मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल यूज़, और
एडिटिंग फिल्टर फॉर मल्टीलिंगुअल पार्टिसिपेंट्स, स्टांस ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइंड्स ऑफ स्टांस। स्टांस की इकसाम कौन कौन सी होती हैं? जब हम लिखते या बोलते हैं ना तो उसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले है एपिस्टेमिक स्टांस। एपिस्टेमिक स्टांस जो होता है ये नॉलेज, बिलीफ, सर्टेनिटी, डाउट, एक्चुअलिटी, प्रिसीजन, लिमिटेशन को शो करता है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं? इसमें हम एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी यूज़ करते हैं, जैसे डेफिनेटली, सर्टनली, इनफैक्ट। एडवर्ब्स ऑफ डाउट यूज़ करते हैं डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे पॉसिबली, परहैप्स, शायद ऐसा हो, मुमकिन है कि ऐसा हो। मॉडल वर्ब कौन कौन से यूज़ करते हैं? माइट, कुड, मस्ट। अगर हमने यानी यकीन को शो करना हो तो शुड और मस्ट जैसे वर्ड्स आते हैं, और अगर अनसर्टेनिटी को शो करना हो तो माइट, मे बी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसी तरह से वर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, नो, रियलाइज, कंक्लूड। वर्ब्स ऑफ डाउट, थिंक, बिलीव, लगता है, इस तरह से ना यूज़ की जा रहे होते हैं वर्ड्स। एडजेक्टिव कौन से यूज़ की जाते हैं सर्टेनिटी को शो करने के लिए? सर्टन, क्लियर, ट्रू, यकीनन, ठीक है। और इस तरह से डाउट को शो करने के लिए कौन से यूज़ की जाते हैं? पॉसिबल, प्रोबेबली, अनसर्टन। नाउन कौन से यूज़ की जाते हैं सर्टेनिटी को शो करने के लिए? हम कह सकते हैं फैक्ट, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, कोई हकीकत बताई जा सकती है। और अगर डाउट शो करना है तो अजम्पशन, क्लेम्स और इम्प्लिकेशन वगैरह बताई जाती है, अंदाजे लगाए जाते हैं, दावा किए जाते हैं किसी भी चीज़ का। अच्छा, एपिस्टेमिक की अब एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जिस तरह आई थिंक मोस्ट पीपल इन दिस एरिया प्रोबेबली ईट आवर ड्यूरिंग पैसओवर। या अब जिस तरह अगर किसी जुमले में ना थिंक और प्रोबेबली का वर्ड आ रहा है तो इसमें डाउट शो किया जा रहा होगा। अब CDA में इसका किस तरह से यूज़ होता है? इसमें यह देखा जाता है, CDA इस चीज़ को एनालाइज करता है कि स्पीकर ने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है जो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, और क्या वो अपनी बात में श्योर है या सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है। तो वर्ड्स के जरिए ना CDA इस चीज़ को एनालाइज करता है। सेकेंड होता है एटीट्यूडनल। एटीट्यूडनल या इफेक्टिव। अच्छा, इफेक्टिव नाम से जाहिर है इसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही होंगी और इमोशंस और पर्सनल पर्सपेक्टिव इसमें दिया जा रहा होगा। अब इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ होते हैं? अच्छा, ये जो एडवर्ब्स और नाउन कौन से यूज़ होते हैं या इस तरह से वर्ड्स दे के ना, अब इस चैप्टर में बहुत सारे MCQs बनेंगे कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, सर्टेनिटी को कर रहा है, अनसर्टेनिटी को कर रहा है, और ये कौन से जो है ना इसकी टाइप है स्टांस की। अच्छा, इसमें एडवर्ब कौन से यूज़ होते हैं? अगर फॉर्चुनेटली, सैडली, खुशी से या अफसोस के साथ, यानी पर्सनल पर्सपेक्टिव से उसको बात की जा रही है। वर्ब कौन से यूज़ होते हैं? लव, हेट, फियर, एंजॉय वगैरह के बारे में। जिस तरह पॉलिटिकल जो स्पीचेस होती है, आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी के खिलाफ ना नफरत का इजहार कर रहे होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव्स कौन से यूज़ होते हैं? हैप्पी, एंग्री, अपसेट, एक्साइटेड, तो इस तरह से यूज़ होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी हम ले सकते हैं कि आई कन्फेस दीज इवेंट्स अपसेट मी। अब यहाँ पे इमोशंस और गुस्सा या आप दुख भी कह सकते हैं वो शो हो रहा है। अब CDA में इसका यूज़ क्या होता है? CDA का इससे क्या ताल्लुक है? CDA ये देखता है कि किस तरह लैंग्वेज के ज़रिए और कौन से जज्बात रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और क्या स्पीकर इसके बारे में पॉजिटिव इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है या नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टाइलिस्टिक। अब नाम से जाहिर है स्टाइलिस्टिक जो है इसमें क्या होता है? स्टाइल, लैंग्वेज स्टाइल जो होता है ना, कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है कि कोई भी चीज़, हाउ समथिंग इज सैड, कोई बात किस तरह से कही गई है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं? ऑनेस्टली, फ्रेंकली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इफ़ आई मे से सो, टू मी, ठीक है, यानी मेरे लिए तो कौम की खिदमत करना ही मेन एम है। इस तरह से ना वो अपने से रिलेट करके, और यानी एक लैंग्वेज का स्टाइल जो होता है ना CDA उस चीज़ को एनालाइज करता है, और इसमें उस चीज़ की लैंग्वेज स्टाइल की और कम्युनिकेशन स्टाइल की बात हो रही है। CDA में इसका क्या यूज़ है? इसमें ये देखा जाता है कि लैंग्वेज को किस स्टाइल में यूज़ किया गया है, और क्या स्पीकर अपने एक्सप्रेशन को सोफन या स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। यानी जिस तरह ऊपर हमने लफ्ज़ पढ़े हैं ना, ये ऑनेस्टली और फ्रेंकली, अब फ्रेंकली का वर्ड यूज़ करके वो थोड़ा ऑडियंस के साथ जो है ना फ्रेंडली होके बात करना चाह रहा है, तो किस तरह से ये सब जो है ना ये CDA एनालाइज करता है। फिर यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू डू बॉयज़ काइंड्स ऑफ स्टांस। अच्छा, फिर इसने ना डू बॉयज़ ने थोड़ी और भी काइंड्स बताई थी, वो कौन कौन सी हैं? एवोल्यूशन,
परहैप्स द मोस्ट सैलिएंट एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड काइंड। एवोल्यूशन में ना एपिस्टेमिक और इफेक्टिव दोनों तरह की जो एग्जाम है ना उनको मिला के तो इसने उसको एवोल्यूशन का नाम दिया है। अलाइनमेंट द एक्ट ऑफ कैलिब्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टांसेस एंड बाय इम्प्लीकेशन बिटवीन टू स्टांस टेकर। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब स्पीकर किसी और स्टांस से एग्री या किसी और का जो स्टांस होता है ना उसे एग्री या डिसएग्री कर रहा होता है। ठीक है, यानी आई एग्री विद हर ओपिनियन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द स्टांस। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द स्टांस को आसान और सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो इसका ये मतलब होता है कि स्टांस का मतलब समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। किस तरह से? स्टांस जो होते हैं ना वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो एक एक्शन है। अगर स्टांस एक एक्ट है तो हमें उसे अगर स्टांस एक एक्ट यानी अमल है तो हमें उसे अटरेंस यानी पूरी बात या डायलॉग के साथ कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। यानी अच्छा, सेंटेंस और अटरेंस में पहले फ़र्क देख लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है और अटरेंस क्या होती है? सेंटेंस जो होता है ना ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड यानी जैसे ग्रामर बुक में होता है तो इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है। इसी तरह से जो अटरेंस होती है ना वो अगर उसी सेंटेंस को रियल लाइफ में यूज़ किया जाए ना किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में तो उसको बोलते हैं अटरेंस। अब सेंटेंस जो है यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स कुछ पुट की हुई हैं। द कैरेबियन इज इनक्रेडिबल, ये वाली एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना आगे इन्होंने और भी एग्जांपल दी हुई है। इट वाज रियली ग्रेट एंड आई वुड लव टू गो। तो ये सारी जो एग्जांपल है इनमें ना ये जो इनक्रेडिबल, ग्रेट और लव ये एवोल्यूशन या पॉजिटिव स्टांस है। ये वर्ड्स न्यूट्रल नहीं है, ये किसी चीज़ के बारे में ना यानी पॉजिटिव राय दे रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस अगर कॉन्टेक्स्ट से अलग हो तो पूरा स्टांस समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट जो है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है स्टांस के साथ। अब कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी क्यों है? कॉन्टेक्स्ट जो है सिर्फ हम अल्फाज को देखकर पूरा मतलब बात का नहीं समझ सकते। हमें पता होना चाहिए कि ये बात किसने की है, किस जगह की है और किस को मुखातिब करके की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। की पॉइंट्स कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्यूज। जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं ना तो हमारी टोन और बॉडी लैंग्वेज, ऑडियंस या सिचुएशन जो होती है ये स्टांस समझने में हेल्प करती है। अब इन क्यूज को कहते हैं इंडेक्सिकल साइंस। ठीक है, तो अब ये सिग्नल करते हैं कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। यानी अगर कोई आपको कहे कि दैट ट्रिप वाज इनक्रेडिबल, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो हमें ये समझना होगा कि वो ट्रिप किसके साथ थी, कहाँ गई थी, और फिर हमें जो है ना वो स्टांस क्यों पॉजिटिव है ये समझने में हेल्प होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिविटी एंड पोजिशनिंग। इसका क्या मतलब है? सब्जेक्टिविटी का ये मतलब होता है कि जब कोई स्पीकर अपनी फीलिंग्स, लाइक्स या डिसलाइक या अपने ओपिनियन का इजहार करता है ना तो वो अपनी सब्जेक्टिविटी और पोजीशन को शो कर रहा होता है। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? सब्जेक्टिविटी का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने पर्सनल नज़रिए से देखना या महसूस करना। जब स्पीकर कहता है कि आई लाइक दिस सॉन्ग, ठीक है, इसमें वो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा है। तो आई यहाँ पे स्टांस टेकर है, लाइक दिस सॉन्ग ये उसका एक पर्सनल ओपिनियन है और ये है सब्जेक्टिविटी। ठीक है, पोजीशनिंग क्या होती है? जब स्पीकर अपने स्टांस को ना किसी यानी ऑब्जेक्ट या किसी टॉपिक के मुतालिक एक्सप्रेस करता है तो उसको कहते हैं पोजीशनिंग। जैसे नूर कहती है कि आई लाइक दिस सॉन्ग, तो आगे से महा है जो वो कहती हैं कि आई डोंट लाइक दोज। ठीक है, अब दोनों का जो स्टांस है ना वो दोनों अपनी अपनी राय दे रही हैं लेकिन दोनों का अलग अलग है, तो इसको बेसिकली कहते हैं वो अलग अलग पोजीशंस के साथ दे रही हैं, तो इसको कहते हैं पोजीशनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। स्टांस की एक एग्जांपल है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एवोल्यूशन और पोजीशनिंग के रिलेशन को स्टांस सब्जेक्ट और स्टांस ऑब्जेक्ट के दरमियान। इसको आपने देख लेना है, इसमें से कोई पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 107 है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब दो लोग ना एक ही कन्वर्सेशन में कोऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे की बात को सपोर्ट या कंटिन्यू कर रहे होते हैं। टाइप्स कितनी है अलाइनमेंट की? इंटरेक्शनल अलाइनमेंट होती है। इंटरेक्शनल अलाइनमेंट मतलब दो लोग मिलकर कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आई सा ग्रेट मूवी येस्टरडे, तो दूसरा जो इसमें पार्टिसिपेंट है वो पूछेगा ओह रियली विच वन, और इस तरह से वो क्वेश्चन आंसर के जरिए कंटिन्यू करेंगे कन्वर्सेशन को। नेक्स्ट होती है एक्टिविटी अलाइनमेंट। जब दो लोग ना साथ काम तो कर रहे होते हैं और मतलब आर्ग्यू तो कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक एम के लिए, यानी उनका एम सेम होता है, काम वो मिलकर कर रहे होते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, स्टूडेंट मिलकर एक ही टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास चार्ल्स गॉडविन का कॉन्सेप्ट बताया गया। चार्ल्स गॉडविन हैज प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल एंगेजमेंट और अलाइनमेंट फोकसिंग बोथ ऑन द टास्क ऑफ पार्टिसिपेंट एज वेल एज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन। तो चार्ल्स गॉडविन ने किस चीज़ पे फोकस किया था, ये आपसे एमसीक्यूज में और पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चार्ल्स गॉडविन का जो फोकस था वो बोथ फिजिकल टॉक पे भी था, फिजिकल साइंस पे भी था और आई कांटेक्ट वगैरह अलाइनमेंट पे भी था। ठीक है, फिजिकल साइंस में ये सारा आई कांटेक्ट वगैरह आ जाता है, अलाइनमेंट पे भी था और फिजिकल साइंस पे भी था। इसी तरह से आगे स्टाइवर्स का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उनका ये कहना था कि जब लिसनर कोऑपरेट करते हैं तो उस चीज़ को हम अलाइनमेंट कहते हैं। एफिलिएशन क्या होती है, जब लिसनर एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। एफिलिएशन इज व्हेन द हियर डिस्प्ले सपोर्ट ऑफ एन एंडोर्सेस द टेलर्स कन्वेड स्टांस टुवर्ड्स द इवेंट्स बीइंग डिस्क्राइब्ड। ठीक है, यानी जब लिसनर एक्टिवली सपोर्ट करता है और स्पीकर के स्टांस को, लेकिन वन कैन बी अलाइंड बट नॉट एफिलेटेड। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, स्ट्राइवर्स ने जो एग्जाम्पल्स दी थी उनमें हमारे पास है कि अगर कोई स्टोरी टेलर कुछ फ़नी या कुछ सैड कह रहा है और लिसनर जो है वो सिर्फ उसकी बात सुन रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, अच्छा आगे क्या हुआ इस तरह से, लेकिन वो उस स्टांस से एग्री करे या ना करे, तो इसको कहते हैं एफिलेशन। ठीक है, यानी एफिलेशन का उसके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 108 द स्टांस ट्रायंगल। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक है ना, इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यानी स्टांस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। स्टांस ट्रायंगल एक विजुअल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, और ये बताता है कि जब कोई शख्स स्टांस लेता है ना वो तो वो 3 काम कर रहा होता है एक साथ। वो कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट को एवेल्यूएट कर रहा होता है, इसके साथ साथ वो अपने आप को पोजीशन कर रहा होता है और दूसरे सब्जेक्ट के साथ अलाइन कर रहा होता है। ठीक है, स्टांस लेना का मतलब है ना कि स्टांस लेना एक ट्राई एक्ट है, हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें 3 काम जो होते हैं उन पे अमल हो रहा होता है। अब अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले 3 इसके कोर जो कंपोनेंट्स हैं ना, उसमें हमारे पास है एवोल्यूशन एंड पोजिशनिंग एंड अलाइनमेंट। एवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट के बारे में राय देना, जैसे दिस मूवी इज़ अमेजिंग। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि स्पीकर खुद को या दूसरों को किस नज़र से देख रहा है, आई थिंक दिस इज़ बेटर देन दैट। ठीक है, और अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी और शख्स के स्टांस से एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट शो करना, जैसे आई एग्री विद हर ओपिनियन। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखी है। अब ये जो ट्रायंगल डायग्राम है ना, इसको समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट 1 है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो है वो सब्जेक्ट 1 है, और ऑब्जेक्ट जो है यानी जिस चीज़ पर स्टांस लिया जा रहा है, और सब्जेक्ट 2 क्या है, स्पीकर या लिसनर। अब जो है in taking a stance, the stance taker evaluates an object, positioning a subject, usually the self, and align with the object. The 3 model of the stance triangle represent the 3 entities in the stance act, namely the first subject, the second subject, and the shared stance object. The 3 sides of the triangle represent vectors of directed action that organize the stance relation among these entities. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इसकी जो 3 साइड्स है ना, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट्स या एवेल्यूएट करती हैं स्पीकर किस चीज़ का एनालिसिस देता है। ठीक है, अब यानी जैसे किसी लीडर के बारे में है कि ये एक बहुत अजीम लीडर है, तो यहाँ पे लीडर की बात हो रही है। पोजीशन का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन दिखाना, या यानी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। अलाइन का मतलब होता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, स्टांस के साथ कोऑपरेशन या डिसएग्रीमेंट शो करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में से आपने याद रखनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।